अब तो आप लोगों का केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो कल लास्ट में बेटा हमने बात किया था कि कोई भी चैप्टर अगर हम इंक्लूड करते हैं या कोई भी जो सिलेबस आपका होता है किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें जो भी चैप्टर्स होते हैं, जो भी हे राम के सुनाई ना कौन टीचर समझ सुना। हेलो, अनम्यूट कर लो बेटा, और सॉरी म्यूट कर लो आप लोग। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें इनिशियल स्टेज में यानी फर्स्ट जो आपका है वो हिस्ट्री दिया गया है कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, हाउ द केमिस्ट्री वाज डेवलप्ड। तो जो केमिस्ट्री का इनिशियल डेवलपमेंट है बेटा, वो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीजों के रूप में हुआ। एक, जैसे आपने सुना होगा, पारस पत्थर, पारस स्टोन होता है, और लोगों ने, स्पेशली यूरोपीय लोगों ने बेटा वो किया कि ऐसा पत्थर, वो पारस पत्थर जो होता है उसको ये माना जाता है कि वो किसी भी मटेरियल को, जैसे अगर लोहा, आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, उसको भी वो गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। और दूसरा, फ्लेक्सर ऑफ लाइफ, जो लोगों ने उसको डिस्कवर करने का प्रयास किया कि जो लाइफ है वो कभी डेथ ना हो, यानी उसको इमोर्टेलिटी ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसा केमिकल डेवलप किया जाए जिससे किसी की कभी डेथ ना हो। हालांकि ये दूसरी बात है कि बेटा आज तक ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं हो पाई है। इसके आगे जो है, जैसे केमिया, कल मैं आपको बताया था केमिया, तो यूरोपीय कंट्री में इसका इनिशियल डेवलपमेंट जो है वो मेडिसिनल साइंस के रूप में, जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, तो इनिशियली इसका जो है मेडिसिनल साइंस के रूप में डेवलपमेंट हुआ था। और लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो केमिस्ट्री की जो ओरिजिन है वो बहुत ओल्डर नहीं है, एंशिएंट में नहीं है। इसकी इनिशियल स्टेज 13 जो है 100 से लेकर के आगे 1600 तक, या फिर इसका मॉडर्न अगर डेवलपमेंट कहें तो 18 जो सेंचुरी है, 19 सेंचुरी के, इसमें इसका काफी डेवलपमेंट हुआ है। और अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें बेटा, तो जो इंडिया है इसमें सबसे डेवलप्ड केमिस्ट्री था, या साइंस जो है सबसे अधिक डेवलप था। जैसे अगर हम हिस्ट्री को ले लें तो हिस्ट्री में याद होगा मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, हिस्ट्री में आपने नाम सुना होगा। वहां पर जो है लोग जो है ब्रिक्स का यूज करते थे, यानी कि उनको ब्रिक बनाने की जो आर्ट है या ब्रिक बनाने की जो टेक्निक है लोगों को मालूम थी। इसके अलावा भी जो है लोग देखे होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स को यूज करते थे जो है, और वो मेटल्स की मेटलर्जी, यानी बड़ा म्यूट कर लो आप लोग, हेलो म्यूट कर लो बेटा आप लोग। तो जो है इन मेटल्स की मेटलर्जी के बारे में भी लोगों को या एंशिएंट इंडियन को मालूम था। अदरवाइज जो है वो इन मेटल्स का, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है या आयरन है, इन सब का यूज नहीं करते। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री में और पीछे जाए तो रामायण है, महाभारत है, इन सब पीरियड्स में भी आपने देख, यस बेटा, इन पीरियड्स में भी आपने देखा है कि डिफरेंट टाइप के जो लोग इक्विपमेंट्स यूज करते थे, या जो मुकुट वगैरह जिसको आप कह सकते हो यूज करते थे, या जो ड्यूरिंग जो है लड़ाई के दौरान वो लोग डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स यूज करते थे। जैसे आपने देखा होगा कि धनुष बाण वगैरह भी यूज करते थे, या भाले वगैरह का यूज किया जाता था पुराने समय में। ये सब भी जो है क्या होते थे, वो मेटल्स के ही बने होते थे। प्लस अगर हम जो है वेद वगैरह में बात करें तो ऋग्वेद वगैरह है, उसमें जो डाइज और कलरिंग मटेरियल है ऋग्वेद वगैरह में, बेटा म्यूट कर लो,
हेलो, तो डाइज और कलरिंग मटेरियल वगैरह के बारे में भी दिया था। प्लस आपने जो है, अगर आपने देखो जानते हो आप, तो नागार्जुन जो थे वो मरकरी के ऑक्साइड वगैरह या मरकरी के बारे में उन्होंने स्टडी किया था। देन चरक जो थे, चरक ने भी चरक संहिता एक बुक जो है लिखा था, उसमें भी मरकरी के कंपाउंड्स के बारे में, मरकरी के ऑक्साइड के बारे में, अदर मेटल्स के बारे में उन्होंने जो है जानकारी दी थी। और अगर हम थोड़ा और आगे आ जाएं, जो आपने पढ़ा है 9th वगैरह में, तो वो जो है आपने सेंट कणादि का नाम सुना होगा। सेंट कणादि के नाम पर ही आपने याद होगा 9th में पढ़ा है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मटेरियल होता है उसका नाम क्या रखा गया, कण कहा गया। और कणादि जो है बेटा, इसको इस समय आप महादेव के देव, महादेव आ रहा है टीवी में सीरियल, उसमें जो कश्यप ऋषि थे, है ना, कश्यप ऋषि का या कश्यप सेंट का नाम ही जो है वो कणादि है। तो कणादि ऋषि ने या कणासेंट कणादि ने सबसे पहले बताया कि कोई भी मटेरियल अगर है, उसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको जो है कण उन्होंने कहा। और इसी कण को याद होगा बाद में डाल्टन ने परमाणु, उन्होंने इसी को आगे चल करके एटम वर्ड यूज किया। इन्होंने कण या परमाणु, यानी परम मीन्स वेरी स्मॉल, जो सबसे छोटा हो, एंड अणु मीन्स उसका एक पार्टिकल के रूप में। तो महर्षि कणादि, सेंट कणादि ने सबसे पहले बेटा किसी भी मटेरियल के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कण कहा, वो उनके नाम पर ही पड़ा। और ये बताया गया कि जो कण है, जो परमाणु है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस एंड इट कैन नॉट बी डिवाइज्ड इन any other small particles, that is it is non divisible in nature. Other properties like this is non divisible in nature, this is the smallest particle of substance, all these things are already described by the Kanadi, and the same thing is described by the Dalton. That one is called as Dalton's atomic theory. आपने पढ़ा है, डाल्टन ने क्या बताया बेटा कि इसी का नाम क्या रखा है, एटम, और किसके आधार पर है, एटोमिया। डाल्टन ने जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस था, जिसको हम आगे और स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसको एटोमिया के आधार पर एटम नाम दिया, क्योंकि एटोमिया मीन्स होता है बेटा नॉन डिविजिबल, यानी जिसको हम और आगे डिवाइज नहीं कर सकते। ओके, और फिर डाल्टन ने जो है इसी आधार पर अपने जो है एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो है डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दिया। उसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में आगे बात करेंगे। और आगे भी आपने पढ़ा होगा कि सेम थिंग को डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस, याद होगा आपने 9th में पढ़ा है, डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस, इन्होंने भी जो है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस है के लिए क्या नाम दिया बेटा, एटम नाम दिया, लेकिन किसके आधार पर, एटोमॉस। एटोमॉस मीन्स अगेन नॉन डिविजिबल इन नेचर। ओके, ऐसा मटेरियल जो नॉन डिविजिबल हो, यानी उसको हम फर्दर डिवाइज ना कर सके या उसको फर्दर और स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइज ना कर सकें, तो उसी को क्या कहा गया, एटम कहा गया। वो डाल्टन ने भी कहा, लेकिन सबसे बेस्ट जो है उसको एक्सप्लेन किया बाद में डाल्टन ने। और इस तरह से पाया गया कि कोई भी मटेरियल जो है वो बहुत छोटे छोटे या स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, और ये पार्टिकल नॉन डिविजिबल नेचर का होता है। और इसी नॉन डिविजिबल पार्टिकल को डाल्टन ने, कणादि ऋषि ने या कणादि सेंट कणादि ने, और डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस, इन सभी ने जो है एटम नाम दिया। लेकिन जो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन था उसमें डाल्टन ने दिया था, और उसको बाद में डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी कहा गया। उसको हम आगे इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में डिटेल में। और इस डाल्टन की थ्योरी को सपोर्ट किया था लेवोसियर ने, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। क्लियर? ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि किस तरह से केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, या किस तरह से पहले पुराने
समय में chemistry की और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ और वो आगे आप जो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उस रूप में डेवलपमेंट हुआ। और इसके बाद जो है अब आपका चैप्टर शुरू होता है। ये पहले आपके सिलेबस में नहीं था बेटा, लेकिन अब थोड़ा ऐड कर दिया है हिस्ट्री को भी। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। Importance of chemistry, yeah, how chemistry help us in our life. So you all knows that chemistry is how much important, because of if you start to see any object, then all the object, all the things, all the materials are formed by the some type of chemicals. अगर हम आपके एकदम जैसे आप मान लो कि जगते हो, सुबह से स्टार्ट किया जाए बेटा, तो योर ऑल द फूड मटेरियल्स आर केमिकल्स, ऑल द ग्रेन, cereals, oil, fat, everything, fruits, vegetable, all these are the chemicals. It may be possible that these contains more than one type of chemicals. More than one type of chemical means कि जैसे आप मिल्क पढ़ते हो बेटा, मिल्क को आप कंप्लीट फूड कहते हो। क्यों? क्योंकि मिल्क में क्या होगा बेटा, मिल्क कंटेन्स वाटर, मिनरल, फैट, oil, means a large number of molecules or large type of materials are present in the milk. Your all the food materials are chemicals. In case of other like soap, oils, toothpaste, plastic, all these are the chemicals. Now very important material, that one is the drugs or medicine. Medicines are also chemical, and the very important medicines are which are treat in the very dangerous disease like cancer. तो कैंसर में बेटा दो मेडिसिन स्पेशली यूज की जाती हैं। एक का नाम है सिस्प्लेटिन और दूसरी है टैक्सोल। ओके, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बेटा, हालांकि आपने पढ़ा है या जानते भी हैं आप लोग कि कैंसर का भी कंप्लीट ट्रीटमेंट कोई डेवलप नहीं हुआ है, फिर भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इन दो मेडिसिन का यूज किया जाता है, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल का। ये दोनों ही क्या होते हैं, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। ये प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं ये आप 12 में पढ़ोगे। फिलहाल अभी ये जान लो कि ये प्लेटिनम के कंपाउंड होते हैं और इनका यूज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इसी तरह एड्स है, एड्स में, एड्स का पूरा नाम आप जानते ही होंगे। ओके, तो एड्स जो डिजीज है इसके लिए मेडिसिन यूज की जाती है जिसका नाम है AZT। AZT का पूरा नाम हो जाएगा एजाइडोथाइमिडीन। हेलो, फिर से समझ लो बेटा कि कैंसर ट्रीटमेंट में बेटा सिस्प्लेटिन और टैक्सोल ये दो मेडिसिन यूज की जाती हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग कहलाती हैं, लाइफ को सेव करती हैं। एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, एड्स में भी कोई वैक्सीन या कोई केमिकल या कोई मेडिसिन ऐसी अभी तक डेवलप नहीं है जो एड्स को ट्रीट करती हो। फिर भी एड्स के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए आप कह सकते हो एड्स के ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, एजाइडोथाइमिडीन दैट इज AZT, ये केमिकल्स यूज किए जाते हैं। अदर केमिकल्स which are important for us in the case of agriculture. In the case of agriculture we use pesticide, insecticide, weedicide. In the case of agriculture we use very important chemicals like weedicide, pesticide, and the others are fertilizers, manure, everything which we use, they are also the chemicals. Okay, so these are also the chemicals which are used. In case of
न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी आपने पढ़ा है कि जो यूरेनियम है या प्लूटोनियम है, इनमें जो है केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो है यूरेनियम जो है दो एलिमेंट्स में ब्रेक होता है और उससे जो है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्रिएट होती है, जिससे एनर्जी निकलती है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, याद होगा बेटा। तो उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर भी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू केमिकल्स होती है, स्पेशली यूरेनियम एंड प्लूटोनियम जो होते हैं, इनको जो है ब्रेक करके ऑब्टेंड किया जाता है एनर्जी, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो अदर पार्ट्स हैं, जैसे क्लाथेज होते हैं, तो क्लाथेज भी जैसे कॉटन है, कॉन्स होते हैं बेटा, रेयान है, ये टेरिकॉट है, टेरिलीन होते हैं, ऑल दीज आर आल्सो, यस बेटा, तो ये सब भी क्या होंगे बेटा, ये भी केमिकल्स होते हैं जो हमारे लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस तरह से केमिस्ट्री जो है हमारे लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो चाहे हमारे डोमेस्टिक यूज की मटेरियल्स हो, चाहे जो है इंडस्ट्रियल पर्पज की मटेरियल्स हो, वो सभी जो है क्योंकि केमिकल्स यानी एलिमेंट या कंपाउंड से ही बने होते हैं, तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, and this makes our life very comfortable also। साइंस के डेवलपमेंट के साथ, इन केमिकल्स के डेवलपमेंट के साथ लाइफ जो है वो क्या हुआ है, लाइफ काफी इजी है, या हमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को प्रोवाइड कराता है। क्या हाँ म्यूट कर लो बेटा, हेलो, माइक म्यूट कर लो बेटा, अनम्यूट तब करो जब आपको कुछ पूछना हो। Now some basic thing which are important to study before starting the topics which were not studied by you. I am telling this because आपकी first the topic which we study, these are studied by you in the class 9th, like the first one is matter. So what is the matter? Anything which occupies space and have some mass. Anything which occupies space and have some mass is known as matter. Okay, अब आपका चैप्टर शुरू होता है मेन। तो matter or substance is the anything which occupies space and have some mass is known as matter. Okay, like everything whatever you see, all are the matter. You can give the example of anything like copper, silver, gold, your clothes, milk, curd, everything are the matter. So what are the non-matter? Only feelings are non-matter. Feelings means like smell, love, hate, all these are the non-matter. But everything with whatever you see, whatever you use, all are the matter. तो किसी चीज को बेटा आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जो भी चीजें आप देखते हो उसको यूज करते हो, सभी मैटर होते हैं। केवल जो है फीलिंग्स जो है, लव है, हेट है, क्रुएल्टी है, स्मेल है, ऑल दीज आर द नॉन मैटर। क्लियर? All the matter is divided in two parts. On what basis? On the basis of composition. Okay. On the basis of composition. On the basis of composition, matters are divided in two parts, or matters are of two types. Okay. First one is the pure substance, and second one are mixture. Okay. So on the basis of composition,
matters are divided in two parts. One is pure substance and second one is the mixture. इसको थोड़ा और समझ लो बेटा. इनिशियली मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाता था. पहले जो है मिक्सचर को इम्प्योर कहा जाता था, बट बाद में ये वर्ड रिमूव कर दिया गया और केवल मिक्सचर वर्ड यूज करते हैं. क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जो मिक्सचर भी आप देखते हो, जैसे मान लो कि कॉपर सिल्वर आपने मिला लिया, अगर मिक्सचर कॉपर और सिल्वर का बनाओगे या शुगर और वाटर का ही मिक्सचर आप बना रहे हो बेटा, तो शुगर और वाटर दोनों ही प्योर सब्सटेंस हैं. भले ही उसको हमने इनडेफिनिट कॉम्पोजिशन में मिला दिया और वो मिक्सचर हो गया, बट दोनों ही पहले क्या थे बेटा? प्योर थे. जब वो अलग अलग थे, जब वो सेपरेट थे, तो दोनों ही प्योर थे. इसलिए यहाँ पर इम्प्योर वर्ड को क्या कर दिया गया? रिमूव किया गया और केवल मिक्सचर वर्ड को यूज किया जाता है. क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन मैटर्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज द मिक्सचर. नाउ फर्स्ट प्योर सब्सटेंस. इसमें एक चीज ध्यान दो बेटा कि जिस बेसिस पर हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं, उसी बेस पर हम उसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं या आसानी से देते हैं. कैसे? तो व्हाट आर द प्योर सब्सटेंस? यहाँ कंपोजिशन आपने कहा है, तो द मटेरियल्स या द मैटर व्हिच हैव डेफिनिट कंपोजिशन विद कांस्टेंट particles are known as pure substance. There. So what are the pure substance? The matters which have definite composition of constituent particle. Definite composition of constituent particle is known as pure substance. Yes, प्योर सब्सटेंस किसको कहोगे बेटा? हमने कंपोजिशन के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया था, डिवाइड किया था, तो कंपोजिशन के आधार पर ही एक्सप्लेन करेंगे. यानी प्योर सब्सटेंस किसको कहोगे? जिसका कंपोजिशन कैसा हो? डेफिनिट होता हो. डेफिनिट मींस फिक्स होता है, इसमें कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होगा. क्लियर? जैसे अगर हम ले लें बेटा, इसमें एग्जांपल में आप वाटर ले सकते हो. जैसे इसका एग्जांपल प्योर सब्सटेंस का क्या होगा? एलिमेंट एंड कंपाउंड. ओके, जैसे यहाँ पर क्या होगा? जो प्योर सब्सटेंस है इनका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑल द एलिमेंट एंड कंपाउंड. आप तो दोनों में नहीं दे है ना? आप जो है कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल ही होते हैं, तो मॉलिक्यूल भी वर्ड हम ले सकते हैं. एलिमेंट कंपाउंड जो है, म्यूट कर लो बेटा. एलिमेंट और कंपाउंड्स इनके एग्जांपल होंगे. तो जैसे अगर आपने वाटर लिया बेटा, तो डेफिनेट कंपोजिशन कैसे हुआ? आपने पढ़ा है कि वाटर कभी भी होगा, हाइड्रोजन क्या होगा? 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा. एटॉमिक रेशियो अगर ले लो, हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे तो ऑक्सीजन का 1 एटम होगा. इसी तरह से अगर मास में ले लोगे, हाइड्रोजन का अगर 2 ग्राम होगा, ऑक्सीजन कितना होगा? 16 ग्राम होगा. क्लियर? तो डेफिनिट कंपोजिशन हुआ कि उसके जो भी एग्जांपल्स होंगे, एलिमेंट या कंपाउंड आप लेंगे, उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल होंगे. कांस्टेंट पार्टिकल मींस जिनसे वो मिलकर के बनता है, जिनसे मिलकर के वो फॉर्म हुआ है. जैसे वाटर किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. अगर मास का रेशियो लोगे बेटा, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा. ये रेशियो फिक्स होगा. कभी भी वाटर में ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन 3 हो जाए और ऑक्सीजन 1 या 2 या 3 4 चेंज हो जाए. क्लियर? यानी यहाँ पर क्या होगा? डेफिनेट कंपोजिशन होगा. एलिमेंट ले लो,
अगर हमने एलिमेंट कॉपर ले लिया तो जितने भी उसमें उसके कांस्टेंट पार्टिकल यानी कि एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सभी कॉपर के ही होंगे। कॉपर में हाइड्रोजन का एटम या ऑक्सीजन का एटम या अदर एलिमेंट का, सिल्वर, गोल्ड या आयरन, किसी का अदर का एटम नहीं हो सकता है। इस तरह से इसमें क्या होगा बेटा, डेफिनिट कॉम्पोजिशन होगा। क्लियर? तो प्योर सब्सटेंस किसको कहोगे, द मैटर्स आर सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनिट कॉम्पोजिशन ऑफ constituent particle is known as pure substance। क्लियर? यानी प्योर सब्सटेंस जो होगा उसमें डेफिनिट कॉम्पोजिशन होगा और इसके होंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्लियर? So this is Thank the you for choosing pure Zoom. substance. This meeting no longer has a time limit. Okay, Now Thank you for choosing Zoom. This meeting. choosing. Okay. अब अगर मिक्सचर को एक्सप्लेन करोगे बेटा, तो मिक्सचर में जैसे यहाँ डेफिनिट कॉम्पोजिशन था, तो मिक्सचर में क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट कॉम्पोजिशन। क्लियर? तो मिक्सचर में क्या होगा कि द मैटर आर सब्सटेंस, द मैटर आर सब्सटेंस वर्ड भी यूज कर सकते हो, सब्सटेंस which have indefinite composition, indefinite composition of constituent particles is known as mixture। क्लियर? यानी यहां पर कंपोजिशन कैसा बना, इनडेफिनिट कंपोजिशन। तो प्योर सब्सटेंस में डेफिनिट कंपोजिशन होगा और इम्प्योर सब्सटेंस है तो वहां पर क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट कंपोजिशन होगा। द मैटर विच हैव indefinite composition of constant particle is known as mixture। यानी मिक्सचर जो होगा indefinite composition से बनेगा और प्योर सब्सटेंस डेफिनिट कंपोजिशन होगा। प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल एलिमेंट और कंपाउंड हैं और मिक्सचर के एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो जैसे शुगर प्लस वाटर है, इसी तरह से साल्ट प्लस वाटर है। किसी को आप ले सकते हो, दो चीजों को आपको मिक्स कर देना है इनडेफिनिट रेशियो में, जैसे शुगर और वाटर आप मिक्स करते हो, मिक्सचर बनाते हो, तो वहां पर वाटर कितना है, वहां पर शुगर कितनी है, ये फिक्स नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपकी डिजायर पे कि आपने उसमें कितना शुगर ऐड किया है, कितना आपने वाटर लिया है। यानी यहाँ पर कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है और इसीलिए ये क्या हो गया, मिक्सचर होता है। और जो है प्योर सब्सटेंस जो होंगे उसमें डेफिनिट कंपोजिशन होता है। क्लियर? अब हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे कि एलिमेंट और कंपाउंड्स क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस। फिर से इसको पढ़ते हैं। नाउ एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है बेटा कि एलिमेंट इज द ए प्योर सब्सटेंस, a pure substance which one is formed by single type of atoms, is known as
एलिमेंट। ओके, तो यहां पर क्या होगा? एलिमेंट किसको कहोगे? ए प्योर सब्सटेंस या ए प्योर मैटर विच वन इज फॉर्म्ड बाय सिंगल टाइप ऑफ एटम। ओके, यहां पर प्योर सब्सटेंस में इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, और जो ये प्योर सब्सटेंस को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, एलिमेंट और कंपाउंड में, इन दोनों में क्या होता है बेटा? ये इसी बेस पर ये डिवाइड भी होता है। किसके आधार पर? कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन दैट प्योर सब्सटेंस। तो अगर एलिमेंट होंगे तो वहां फिक्स है कि कोई भी एलिमेंट लोगे बेटा तो वहां सिंगल टाइप ऑफ एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम किसी को ले लें एग्जांपल में, आपने लिया हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, आप किसी एलिमेंट को ले लो बेटा। अगर आप कॉपर को लोगे तो केवल कॉपर के एटम्स प्रेजेंट होंगे। आप अगर सिल्वर लोगे तो वहां केवल सिल्वर का एटम होगा। गोल्ड को लोगे आप तो केवल गोल्ड का एटम रहेगा। यानी किसी भी एलिमेंट को लेंगे या किसी भी एलिमेंट की स्टडी करोगे, उसको एनालाइज करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? कि वो सिंगल टाइप ऑफ एटम, और कौन सा एटम? जो एलिमेंट है उसी के एटम से बना होता है। ठीक ना? जो एलिमेंट है उसी के एटम से वो फॉर्म होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन एलिमेंट आपने लिया तो हाइड्रोजन से बना होगा, कॉपर ले लोगे आप, कॉपर से बना होगा वो। इसी तरह सिल्वर, गोल्ड या आयरन, किसी एलिमेंट को अगर हम लेते हैं वो उसी से क्या होता है? फॉर्म्ड होता है। और इस तरह से क्या होगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। क्लियर? थोड़ा एलिमेंट में बेटा और हम डिटेल में जाएं। बहुत समझ में ना। क्या बेटा कुछ पूछना है? हेलो हेलो। तो एलिमेंट में बेटा और थोड़ा डिटेल में आपको बताएं। अभी तक जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो 118 एलिमेंट्स को शो करती है। क्लियर? आपकी पीरियोडिक टेबल अभी तक 118 एलिमेंट्स को शो करती है बेटा, बट टिल नाउ 116 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में बेटा 118 यानी 118 एलिमेंट को दिया गया है। 116 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं, और out of these 116 or 118 elements, if you give the physical state of all these elements, in these hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, argon, krypton, xenon, radon. Okay. These are the 11 elements which are found in gaseous state. Here, म्यूट कर लो बेटा, कुछ पूछना हो तब आप अनम्यूट करो, म्यूट कर लो, अगर कुछ पूछना होगा तब कर लेना। यहाँ पर बेटा इन एलिमेंट के बारे में थोड़ा और हम आपको डिटेल बताएं तो 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में शो हैं, जिसमें 116 आर डिस्कवर्ड हैं, एंड इन दिस 11 एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन. All these 11 elements are found in gaseous state. Bromine and mercury. These two elements, bromine and mercury, these two elements are found in liquid state. इसमें बेटा थोड़ा और आप जान लो, म्यूट कर लो बेटा, कुछ पूछना हो तो करो, आवाज आती है। हेलो, हाँ बेटा, तो इसमें ब्रोमीन और मरकरी
ये दो एलिमेंट जो हैं कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। कंप्लीटली मैं इसलिए कहा बेटा, जैसे आपने अगर पढ़ा हो 10th में भी आपने पढ़ा है दो एलिमेंट के बारे में, कौन से, सीजियम एंड गैलियम। सीजियम का याद होगा मेल्टिंग पॉइंट 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और गैलियम का 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी दोनों का अगर देख लें तो 30 से अधिक जो है मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इसीलिए सीजियम एंड गैलियम जो हैं ये बेटा, सीजियम एंड गैलियम ये जो है समर सीजन में, समर में क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और अगर विंटर सीजन की बात किया जाए तो चूंकि टेम्परेचर लो होता है और वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्लियर? सीजियम और गैलियम कंडीशनल होते हैं। सीजियम और गैलियम चूंकि 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस कारण से क्या होगा बेटा कि ये दोनों ही समर सीजन में जब टेम्परेचर हाई होता है तो थोड़ा सा और ऊपर से, ज्यादा भी नहीं, एकदम ऊपर तक करेंगे ना तो फिर आवाज देगी, जब आवाज निकलती है तो यहाँ नहीं जाएगी आवाज। हेलो, आवाज जाएगी तो थोड़ा सा नीचे रहेगा तो ही आवाज आपकी पकड़ेगी। कर लो बेटा। हेलो, इसके दिखाना है तो सब लिखते समय लोग नीचे गर्दन झुका के लिखेंगे ना बोर्ड पे, हेलो, तो आप एकदम अंदर कर देंगे तो नहीं आएगी। अब इनका साथ मैडम का वही हुआ, मैडम टर्न करे तो समझ में आएगा, वो दुपट्टे शो करेंगे, टर्न करेंगे तो जैसे कमलेश सर के बाद यहाँ से देखो बेटा, तो सीजियम और गैलियम बेटा कंडीशनल लिक्विड है। समर सीजन में लिक्विड होंगे बिकॉज ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन 31 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इन द विंटर सीजन व्हेन द टेम्परेचर इज लो दीज आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। रेस्ट, जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं, रेस्ट एलिमेंट्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ओके, तो रेस्ट एलिमेंट्स जो हैं दीज आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। क्लियर? इस तरह से 11 एलिमेंट्स बेटा गैसियस स्टेट में है, 2 एलिमेंट्स आर इन द लिक्विड स्टेट एंड 2 आर कंडीशनल लाइक सीजियम एंड गैलियम। रिमेनिंग आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, आइदर दे आर मेटल आर नॉन मेटल आर मेटलाइट्स, वो कुछ भी हो बट दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ओके, इस तरह से क्या होगा कि ये एलिमेंट्स के बारे में फिजिकल स्टेट। सर, हाँ बेटा बोलो। सर मर्करी भी तो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। क्या बेटा, क्या बेटा कह रहे हो? मरकरी क्या बेटा? मरकरी Hg है ना, मरकरी, ये बेटा सिंबल लिखा गया ना मरकरी, Hg होता है, ये लैटिन से इसका सिंबल लिया गया है, हाइड्रार्जियम लैटिन। सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, मरकरी इसको कहते हैं, इसका लैटिन से सिंबल लिया गया है हाइड्रार्जियम। आगे आपको बताएंगे जब सिंबल के डिस्कशन करेंगे। ये मरकरी है, लिक्विड में होता है। ओके, इस तरह से क्या होगा बेटा कि ये हमने फिजिकल स्टेट के आधार पर इन एलिमेंट्स को आपको एक्सप्लेन किया। अब थोड़ा अगर हम इसको मेटल और नॉन मेटल के आधार पर बताएं तो जो इनका केमिकल बिहेवियर है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, उसके आधार पर थोड़ा सा अगर इनके बारे में बात करें। ये बेटा फिजिकल स्टेट के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया, यानी फिजिकली ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं। नाउ दीज एलिमेंट on the basis of their chemical behavior, okay, on the basis of chemical behavior, अभी तक आपने इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात किया था। दिया नहीं है बट थोड़ा सा इसमें आपको बता देते हैं, आप पढ़े भी हो तो थोड़ा थोड़ा जानकारी रहे, हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं। तो केमिकल बिहेवियर में अगर देखें तो दीज एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज मेटल, second one is yes non-metal, and third one is semi-metal
या इसी को एक और चीज कहते हैं, क्या बोलेंगे बेटा? मेटलॉइड्स। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर all the elements are classified in 3 parts. Okay, metal, non-metal and semi-metal or metalloids. Anyone knows what are the metals? Hello, आप unmute कर सकते हो बेटा. Anyone knows what are the metals? Can you explain? Anyone? आप unmute कर सकते हो बेटा. What are the metals? कोई बात नहीं. Metal. Yes. What are the metals? How will you explain what are the metals? This is already studied by you in the standard 10th as well as in 8th also. But 8th बहुत दिन हो गया, भूल गए होगे. 10th वाला तो याद होना चाहिए. Metal is the element that is malleable and conduct electricity. Metals are चलो अच्छा बेटा, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है. तो what are the metals? Metal is an element that is malleable and ductile and conduct electricity. So this definition is not proper because of this is based on beta physical behavior. Okay, if you explain this key metals are the material which are good conductor of electric ray, they are found in solid state, high conductile. ये सब क्या होती हैं बेटा? These are the physical properties. Okay, केमिस्ट्री में बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे उसको केमिकल बिहेवियर के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है. और जो हम 8th में या 10th में इनिशियली जो दिया गया है कि metals are the material which are solid, have high melting and boiling point and good conductor of heat and electricity. तो ये सभी चीजें क्या है बेटा? ये इसके फिजिकल बिहेवियर को शो करती है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी है, आप ऐसा कह सकते हो. अगर सर, हाँ बेटा बोलो. sir, metal are the substance which can lose the electron. हाँ, दिस इज करेक्ट. हम केमिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे तो वो करेक्ट होगा बेटा, ठीक ना? आपका एकदम करेक्ट है. तो क्या होगा मेटल्स में? ऑल द एलिमेंट व्हिच लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स यस Stable structure. कैटायन. स्टेबल स्ट्रक्चर तो अदर चीज है, वो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर से मतलब है मेरा ऑल द एलिमेंट व्हिच लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स कैटायन आर नोन एज मेटल. क्लियर? इसमें क्या हो जाएगा मेटल के लिए? all the element which lost the electron and forms cation are known as metal. Clear? So here, what are the metals? All the element which lost the electron and form cation. वे सभी एलिमेंट बेटा जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और कैटायन फॉर्म करते हैं, दे आर नोन एज मेटल. क्लियर? लाइक अगर हम एग्जांपल दें बेटा तो सोडियम Na प्लस ई, मैग्नीशियम Mg++ plus 2e, like this, calcium Ca++ plus 2. So all the element which lost the electron and forms cation. So these are the elements, these are the corresponding cation, and these are the electrons lost by elements. Okay, here all the element which lost the electron and forms cation are known as metal. Clear? अब इसमें जैसे आपने फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की, बहुत
थोड़ा सा एकदम बहुत डिटेल में ना जा करके, इसमें याद होगा बेटा मेटल के बारे में। अगर हम फिजिकल बिहेवियर की, कैरेक्टर की बात करें तो मेटल में आपने क्या पढ़ा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, metals are ductile in nature, metals are malleable in nature, metals are dense in nature, यानी मेटल की डेंसिटी अधिक होती है कंपैरेटिवली। इसके अलावा metals are sonorous in nature, क्लियर। तो मेटल्स में क्या होगा कि metals are harder, high melting and boiling point, ductile in nature, sonorous in nature, malleable in nature and good conductor of heat and electricity, क्लियर। इन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा ना जा करके अगर हम थोड़ा थोड़ा बात करें कि जैसे अगर आप कंडक्टिविटी की बात करते हो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, इसमें बेटा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ये आप जानते हो, बट व्हाई द मेटल्स आर गुड कंडक्टर, डू यू नो एनीवन? Do you know why the metals are good conductor? You can unmute your mic. सर क्योंकि उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। लूज करना अलग चीज है बेटा, हरदम तो लूज नहीं किया है ना, कंडीशनल लूज करता है, ऑलवेज लूज नहीं करेगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, metals are good conductor due to free electron, क्लियर। इसमें देखना चाहोगे कैसे वो कंडक्ट करता है? अगर चाहो तो मैं उसकी डिटेल भी थोड़ा दिखाऊंगा आपको, बोलो। अगर बेटा Yes, आप लोगों को, अगर आप लोगों को देखना है कि हाउ द मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आई कैन शो यू। डू यू वांट? Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. अगर हम किसी मेटल को लेने, जैसे मान लो कि आपने ले लिया मैग्नीशियम को ले लिया, मान लो, ओके। तो मैग्नीशियम मेटल लोगे, आगे इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे, मान लो तो ये इस तरह आएगा, Mg++, 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 इस तरह से बेटा ये क्या होंगे, इस प्लेस को जहां पर ये मेटल आयंस होते हैं इसको कर्नेल या कोर कहते हैं, ओके। ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, आगे आप पढ़ोगे या बाद में आपको हम बताएंगे आगे भी बुक में जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे। इसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, क्लियर। ये मेटल में क्या होता है कि मेटल में जैसे आप पढ़ते हो, मान लो कि Mg लिया या आयरन लिया या कॉपर लिया, कोई भी मेटल लिया आपने, तो उसमें उस मेटल के क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और वो एटम इस रूप में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। और जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है बेटा, वो इसके लैटिस में, लैटिस मीन्स एक जाल टाइप का नहीं बन जाता है, देखो है कि नहीं, एटम्स जो जुड़े हैं एक दूसरे से, क्या है, एक प्रकार का लैटिस यानी जाल जैसा संरचना बनता है, जाल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसी को इसका लैटिस बोलते हैं, ओके, मेटल लैटिस। तो इनमें क्या होता है, और इस प्लेस को जो बीच में खाली जगह बचे रही है, दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, क्लियर। ये कर्नेल या कोर कहलाता है जहां पर मेटल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो उनमें बीच में फ्री स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ये मेटेलिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग है। मेटेलिक बॉन्ड को जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ड्रूड, और इनके चेला थे, कह सकते हैं, लॉरेंज, ओके। ड्रूड और लॉरेंज ने मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था, और ये बताया कि मेटल और उसमें जो आयंस होते हैं, मेटल आयंस, वो कर्नेल या कोर पे प्रेजेंट होंगे, और जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइड पर होते हैं,
बट दीज आर फ्री टू मूव। ये इलेक्ट्रॉन, यही जो इसके मेटल के निकले हुए हैं बेटा, यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि ये किसी और मूव कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है ये किसी और मूव कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन के पास फ्री है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसीलिए जब किसी मेटल में या किसी मेटेलिक वायर में आप इलेक्ट्रिसिटी को टच कराओगे या उससे कांटेक्ट कराओगे इलेक्ट्रिसिटी से, तो क्या होता है, द इलेक्ट्रिसिटी मूव्स इन आर डायरेक्शन। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी सीधा जाए लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आर डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों? क्योंकि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के, these are able to move in all the possible direction। ये सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ये इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, किसी भी और मूव करने के लिए, किसी भी और जाने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इसीलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी से इनका कांटेक्ट कराते हो या कोई जो है सर्किट से कनेक्ट करते हो, ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में जो मेटल्स होते हैं बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, मेटल्स जो हैं ये गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण से ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्लियर? अदर चीजों में बात किया जाए बेटा, तो अदर प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ा है, इनमें अदर प्रॉपर्टी हो गया मैलिएबल होते हैं, है ना। मैलिबिलिटी, मैलिबिलिटी जानते हो आप लोग, 10th में पढ़े हो, व्हाट इज मैलिबिलिटी? कंटिन्यू हम ही कर दें क्या फिर? सर, हाँ बेटा बोलो। sir, the substance, the property of the substance due to which it can be converted into thin sheet, it's called malleability or Malleability malleable materials substance. are known as malleable. Okay, very good. The properties of matter by which they can convert to a thin sheet. अब इसमें अगर आप जोड़ लें फैक्टर तो क्या कह सकते हैं, थिन शीट ऑन हैमरिंग। हैमरिंग माने हथौड़े से पीटने पर। क्लियर? तो द प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ मेटल के बारे में बात कर रहे हैं तो मैटर की वजह हम मेटल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच दे चेंजेस टू ए थिन शीट ऑन हैमरिंग। उनको हथौड़े से पीटने पर अगर थिन शीट में चेंज हो जाते हैं, उसी को मैलिबिलिटी कहा जाता है और मटेरियल्स को मैलिएबल कहते हैं। और याद होगा हाईएस्ट मैलिएबल मटेरियल कौन है? कंडक्टिविटी की बात किया जाए तो हाईएस्ट कंडक्टर कौन सा? सिल्वर। सिल्वर सर, सिल्वर। सिल्वर आप पढ़े हो। इसी तरह से मैलिबिलिटी किसकी अधिक होती है सबसे हाईएस्ट? एल्युमिनियम। गोल्ड होता है बेटा। गोल्ड इज हाईएस्ट। एल्युमिनियम गोल्ड। गोल्ड बेटा AU हाईएस्ट गोल्ड होता है। AU लैटिन नेम इसका आरम होता है, आरम से सिंबल लिया गया है AU। ठीक, गोल्ड हाईएस्ट में लेवल होता है। और आपको इसका डेटा बता दें, गोल्ड से 0.001 मिलीमीटर थिक फाइल आप बना सकते हो, यानी 1 मिलीमीटर का 10,000वां पार्ट, इतनी आप गोल्ड की फाइल प्रिपेयर कर सकते हो या बना सकते हो। क्लियर? और अगर आपको ध्यान दिलाएं, याद आ जाए तो 9th में आपने याद फिलहाल कोई बात नहीं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में भी अगर आपको याद हो, आवाज नहीं आ रही।
डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में भी याद होगा बेटा, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को ही यूज किया था, याद है? Yes, sir. और गोल्ड फॉइल, गोल्ड की मेलेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है, और उसने आपको डेटा की बात करें तो 0.0001 मिलीमीटर थिक फाइल, यानी 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट, इतनी पतली, इतनी थिन गोल्ड की फाइल आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक ना? तो हाईएस्ट मेलेबल कौन होता है बेटा? गोल्ड होता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है डक्टिलिटी। याद आया? डू यू नो व्हाट इज द डक्टिलिटी? Sir, can be drawn into thin sheets. Thin wires. Sorry, sir. Thin can wires. be drawn into Thin wires, sir. thin wire are change into wires, आप कह सकते हो, thin हो या long हो, Yes. है ना? तो the properties of matter by which we can change to a thin wire या long wire या simply wire, यानी ये मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिससे हम उसको क्या करते हैं बेटा, स्ट्रेच करके या उसको खींच करके क्या करते हैं, पतले लंबे वायर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? और हाईएस्ट डक्टाइल कौन होगा? हाईएस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? Silver. Gold and silver. गोल्ड होगा बेटा। क्लियर? वेरी गुड। गोल्ड ही हाईएस्ट डक्टाइल भी होता है, और इसमें भी आपके 10th की बुक में दिया है बेटा, ये पढ़ोगे, अगर 1 ग्राम गोल्ड है, ठीक ना, 1 ग्राम गोल्ड ले लोगे बेटा, इससे 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हो। ये 10th में आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक ना? अगर 1 ग्राम गोल्ड हो बेटा, आप उससे क्या कर सकते हो, 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो, ठीक ना? और 2 किलोमीटर लंबा वायर जो है वो 1 ग्राम गोल्ड से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक ना? ये होगा। एक और प्रॉपर्टी होती है, तो ये सब तो मान लीजिए डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, ये सब हो गया। अच्छा, अगर हम देखें, जैसे मेटल में आपने पढ़ा है कि दीज है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, पढ़े हो? Yes, sir. Yes. Do you know why the melting and boiling point of metals are very high? Do you know anyone? Sir, they have high force of attraction between their particles, sir. High Force of attraction. how the force of attraction creates? Sir, Yes. ओके, आप 10th में नहीं पढ़ोगे बेटा? सर, हाँ बोलो। सब पढ़े हैं। बोलो। सर, ड्यू टू द कैटायन एंड एनायन। यहाँ पर कैटायन एनायन कहाँ है बेटा? हमने ये मेटल को आपको दिखाया है, इसमें एनायन कहीं दिख रहा है आपको बेटा? नो कैटायन सर। और एनायन होगा तो आयनिक कंपाउंड हो जाएगा ना। जैसे मान लो NaCl आपने ले लिया, कैटायन एनायन दोनों प्रेजेंट है ना? आप अगर NaCl लोगे बेटा, NaCl contains both cation and anion. Here you can say that ki cation and anions are present, and these are responsible for creating the very strong force, and due to which the melting and boiling point is very high. But in case of metal, anions are absent. Then चलो ठीक है, इसका एक्चुअल रीजन अभी हम आपको जो रीजन बताएंगे ये मतलब परफेक्ट रीजन 100% नहीं है, ठीक ना? क्योंकि अगर हम वो 100% वाला रीजन बताएंगे तो प्रॉब्लम होगा, वो बड़ी लंबी प्रोसेस है, आप 12 में पढ़ोगे, जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे। फिलहाल अभी अपने क्लास तक आप ये जान लो कि क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। क्लियर? आपने जो कहा थोड़ा उसमें चेंज कर लो, एनायन के बजाय क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मेटेलिक बॉन्ड में आपने, मेटेलिक बॉन्ड किसको कहोगे? अगर हम मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करें बेटा, तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? ए बॉन्ड व्हिच वन इज फॉर्म्स बिटवीन मेटल कैटायन एंड फ्री, बोलो, इलेक्ट्रॉन, है ना? मेटेलिक बॉन्ड किसको कहते हैं बेटा? सबसे इजी तरीके में, ए बॉन्ड व्हिच वन इज फॉर्म्स बिटवीन मेटल कैटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन is known as metallic bond. Clear? अब एक चीज देखो बेटा, metallic bond is very strong bond. Clear? Metallic bond is very strong bond due to which
strong force is created and this one is responsible for the high melting and boiling point of metals. Clear? समझा बेटा? मेटल में मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। आप बेटा बोलो। सर बोलो। सर मेटेलिक बॉन्ड एक बार और बता दीजिए। मेटेलिक बॉन्ड, a bond which one is forms between metal cation and free electron। ऐसा बॉन्ड जो मेटल कैटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच बनता है बेटा, उसी को क्या कहोगे? मेटेलिक बॉन्ड कहोगे। बॉन्ड। समझा बेटा? हेलो, यस सर। अब देखो, और मेटेलिक बॉन्ड को ब्रूड ने 1900 ईस्वी में इसको 1900 में इसको एक्सप्लेन किया था। बाद में लॉरेंस दूसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1920 में इसमें और मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन वाली चीजें हम आपको 12 में बताएंगे, क्योंकि 11th में उसको बताएंगे बेटा, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और अभी वो आपकी समझ के बाहर जाएगा, ठीक ना, कि ये क्यों इतना और ज्यादा स्ट्रांग होता है। बट अभी आप जान लो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांगर बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एनायन भले ही नहीं है बेटा, लेकिन एनायन की कैरेक्टर वाली चीज है ना, निगेटिव पार्टिकल। एक कैटायनिक पार्टिकल यानी पॉजिटिव पार्टिकल हो गया और एक निगेटिव पार्टिकल हो गया, और इसके कारण से क्या होता है कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वेरी स्ट्रांग फोर्स क्रिएट होता है, जो कि इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझा बेटा? यस सर। ये होगा बेटा कि metals have very high melting and boiling point due to strong metallic bond। रीजन आप बता दोगे, ड्यू टू स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड। अगर हम डेटा की बात करें बेटा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का होता है? बोलो बोलो, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का होगा? पढ़े हो? किसका बेटा? आयरन। नहीं बेटा, आयरन तो बहुत लो वाले में चले गए। और किसी को बेटा? और कोई? टंगस्टन सर। टंगस्टन। क्या नाम बेटा? आयुष विक्रम। यस, टंगस्टन। ठीक, टंगस्टन आप बताए हो। सिंबल जानते हो बेटा टंगस्टन का? नहीं पता है सर। नहीं पता है। क्या नाम बेटा आपका? विराट शुक्ला। विराट शुक्ला। अच्छा, कल तो आप मिले थे क्या रिसेप्शन पे? यस सर, यस सर। टंगस्टन का बेटा सिंबल होता है W। क्लियर? इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है। आगे आप पढ़ोगे डी ब्लॉक एलिमेंट में होगा, ठीक ना। और टंगस्टन का सिंबल W बेटा लैटिन नेम वॉल्फ्रेमम से लिया गया है, इसीलिए इसका सिंबल क्या आ जाता है? W आ जाता है। क्लियर? और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें आप परेशान मत होना, क्योंकि आप जितनी बुक पढ़ोगे मेल्टिंग पॉइंट 10-20 पॉइंट क्या करता है, वो वेरी कर जाता है। इन मोस्ट ऑफ द बुक में जो मेल्टिंग पॉइंट इसका दिया है वो 3410 यानी 3410 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, ठीक ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। और इसी हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण से एक चीज और आपको बताएं, टंगस्टन का यूज किसमें होता है? मेनली फिलामेंट बल्ब। वेरी गुड। फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट होते हैं, उसमें किया जाता है। क्लियर? वेरी गुड। अच्छा, अगर हाईएस्ट की बात आई है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात किया जाए तो बोलो। सोडियम। अरे नहीं, सोडियम एंड पोटेशियम। नहीं, एक चीज आपने क्या पढ़ा है अभी याद होगा, हमने एक मेटल का नाम बताया था जो लिक्विड स्टेट में सीजियम। मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी है। मरकरी का सिंबल याद है? आप भूल गए थे बेटा। Hg। वेरी गुड। मरकरी जो है बेटा ये लोएस्ट मेल्टिंग मेटल होता है, ठीक ना। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जानते हो? -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक ना। मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? -39 होता है। और इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पर क्या पाया जाता है? लिक्विड। क्लियर? लिक्विड, यस सर। मरकरी का -39 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसी कारण से ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्लियर? इसमें भी हम आपको रीजन बताएंगे कि ये मेटल है,
फिर भी ये लिक्विड स्टेट में है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। ये चीजें आप 12 में पढ़ोगे बेटा, ठीक ना, क्योंकि 11 में इसका रीजन हम बता तो दें, लेकिन वो आपकी समझ के अभी एकदम कंप्लीटली बाहर जाएगा, ठीक ना। तो अभी इसको हम नहीं लेंगे रीजन को, रीजन हम 12 में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ऐसा हो गया। क्योंकि है तो मेटल, बिरादरी अच्छी है, मेटल वाले खानदान में है, फिर भी इसका मेटल क्या हो गया, वेरी लो हो गया। तो रीजन 12 में हम एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी तक आप रीजन क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, ड्यू टू वेरी लो या वेरी वीक मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक क्या होता है, वीक मेटेलिक बॉन्ड बहुत होता कमजोर है, होता है, इससे इसका मेटेलिक फोर्स जो है क्या होगा, वीक हो जाता है, वेरी लेस। लेकिन ये क्यों हुआ, किस प्रकार से कम हो जाता है, वो एक्सप्लेनेशन 12 में आपको बताएंगे। या आप जैसे अलग से आप पूछना चाहोगे तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे बाद में, ठीक। नेक्स्ट है बेटा नॉन मेटल। क्लियर, नॉन मेटल किसको कहोगे, बोलो। that gain electron and form anion, sir. ऑल द एलिमेंट, यस वेरी गुड। गर्ल्स में कोई बोल रहा था बेटा, आप भी बोलो क्या कर रहे हो। Yes, sir. The element which can gain an electron and form an ion. यस, व्हाट्स योर नेम। Deepa Singh. Deepa. Okay, so what are the non-metals? All the element which gain the electron and forms anion. Very good, आप दोनों ने सही बताया बेटा। तो all the element which gain the electron and forms anion are known as non-metal. Okay, all the element which gain the electron and forms anion are known as non-metal. For example, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने बेटा, क्लोराइड आयन बना लिया। इसी तरह से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया, फ्लोराइड आयन बनाया। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन किया और ऑक्साइड आयन बनाया। So these are the element, this one is the electron and these are anion. Okay, so these are element, this is the electron and these are the anions. Clear? So all the element which gain the electron and forms anion are known as non-metal. Clear? इसमें बेटा और अगर हम नॉन मेटल में थोड़ा और डिटेल आपको बताएं, तो नॉन मेटल का आप डेटा अगर जानना चाहो तो नॉन मेटल में टोटल 22 नॉन मेटल्स आर देयर। क्लियर? टोटल 22 नॉन मेटल्स आर देयर and in these carbon, phosphorus, sulfur and iodine. Clear? These 4 elements are found in which physical state? Solid. Solid. Very good. Okay. अच्छा, इसमें बेटा एक चीज हम पढ़े हैं, आप 8 में पढ़ाए हो, हालांकि बहुत दिन हो गया, भूल गए होगे। फास्फोरस याद है? फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर, पढ़े हो? Yes sir. Yes sir. एंड इट इज केप्ट इन वाटर, 8 में पढ़े हो? Yes. जैसे फास्फोरस, Yes sir. फास्फोरस को आपने पढ़ा होगा कि हम ओपन एयर में फेंक दें बेटा, ये क्या करता है, फ्यूम क्रिएट करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और वो ग्लो क्रिएट करता है फ्यूम्स के साथ। पढ़ा? Yes sir. क्या सिंपली कहें, फास्फोरस को हम अगर एयर में फेंकते हैं तो जल उठता है, देसी भाषा में पढ़ो ना। Yes. तो इसमें थोड़ा सा एक क्या कह सकते हैं, कंफ्यूजिंग चीज आती है, थोड़ा आप मुझे समझाइएगा कि आपने पढ़ा है मेटल में सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर एंड दे आर केप्ट इन वेयर? Kerosene oil. Kerosene oil. Kerosene. Yes sir.
phosphorus is also reactive, but it is kept in water. So why not in kerosene oil, or why not sodium and potassium are also kept in water? कभी सोचे हो? बस हमको केवल इतने से मतलब है। क्वेश्चन मेरा से और इजी समझ लो कि सोडियम और पोटेशियम रिएक्टिव है तो इसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक, लेकिन फास्फोरस रिएक्टिव है तो वाटर में। तो क्या हम सोडियम और पोटेशियम को भी वाटर में क्यों नहीं स्टोर कर लेते हैं? ऐसा कभी आपने सोचा है? सर इग्निशन टेम्परेचर, क्या बेटा? इग्निशन टेम्परेचर का सर, इग्निशन फास्फोरस जो है वो केरोसिन ऑयल को इग्निशन टेम्परेचर दिला सकता है। नहीं बेटा, ये रीजन नहीं है, दूसरा है। फिलहाल चलो हम आपको रीजन बता देते हैं। ये चूंकि उससे रिलेटेड था तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे इसकी जानकारी दिया जाए। ये आप थोड़ा Yes, why not? केमिस्ट्री में एक रूल होता है बेटा, 10th में कम से कम आप आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड तो पढ़े हो ना? Yes. पढ़े हो ना? Yes, sir. पढ़े हो? तो आयनिक कंपाउंड जैसे आप ले लो कि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, सबसे सिंपल आयनिक कंपाउंड पढ़े हो? और कोवैलेंट कंपाउंड आपका क्या Yes, sir. होगा? मान लो कि मेथेन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, किसी चीज को ले सकते हो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े हो, पढ़ो ना, मेथेन एथेन तो कम से कम पढ़े हो। Yes, sir. Yes, sir. तो NaCl आयनिक कंपाउंड हो गया, और ये कैसे हो गए? कोवैलेंट हो गए, मेथेन, बेंजीन वगैरह, एथेन, प्रोपोब्यूटेन वगैरह। केमिस्ट्री में एक रूल होता है बेटा कि जो है आयनिक कंपाउंड जो है पोलर यानी कि आयनिक मटेरियल से रिएक्शन करेंगे या उसमें डिजॉल्व होते हैं, और जो कोवैलेंट हैं वो कोवैलेंट में डिजॉल्व या उससे रिएक्शन करते हैं। इसको कहा जाता है इसको क्या कहते हैं? कहावत होती है कि लाइक चार्म्स लाइक। इसका मीनिंग जानते हो? हिंदी में जैसे कहावत होती है, पढ़े हो ना? तो इंग्लिश में एक कहावत होती है लाइक चार्म्स लाइक। इसका मीनिंग हिंदी में होता है चोर चोर मौसेरा भाई। सुने हो? अब चोर चोर मौसेरा भाई का मतलब चोर चोर अगर दो हैं तो उनमें काफी मित्रता होती है। केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है इसको जान लो। करते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, और दूसरा लाइक रिएक्ट्स लाइक, ठीक। इसका मतलब समझो, अगर नेचर सेम है, जैसे आयनिक है तो आयनिक या पोलर में डिजॉल्व होगा, या आयनिक है तो आयनिक मटेरियल से ही वो रिएक्शन करेगा, ठीक ना? यानी अगर नेचर सेम है तभी वो मटेरियल या कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेंगे या डिजॉल्व होते हैं, ठीक ना? आपको सबसे हम इजी एग्जांपल बताएं, सोडियम क्लोराइड, घर में नमक सबके होगा। Yes, sir. पेट्रोल या केरोसिन ऑयल या डीजल ले लेना थोड़ा सा, ठीक ना? और उस नमक को जैसे पानी में डिजॉल्व करोगे तो डिजॉल्व हो जाएगा ना। लेकिन अगर उसको केरोसिन ऑयल में, सरसों का तेल जो मस्टर्ड ऑयल होता है, उसमें भी अगर आप डिजॉल्व करोगे तो आपका ये क्या होगा? डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक ना? क्यों? सोडियम क्लोराइड बेटा आयनिक कंपाउंड हो गया, और जो केरोसिन ऑयल है या डीजल है या पेट्रोल होता है, ये सभी कैसे कंपाउंड हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट। इसी कारण से आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट में क्या करेगा? डिजॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक। और आपको एक एग्जांपल बताते हैं, 10th में याद होगा आपने रिएक्शन पढ़े होगा, जैसे मान लो कि NaNO3 है प्लस AgCl है, इसको आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस NaNO3 बन जाएगा ना? क्योंकि दोनों आयनिक हैं, ठीक ना? लेकिन बेटा यही NaNO3 आप जो है
मेथेन से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? नो रिएक्शन। समझ में आया? देखो ये आयनिक हो गया और ये कोवैलेंट, अब इससे रिएक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। ये दोनों आयनिक थे, NaNO3 और AgCl, रिएक्शन हो गई, लेकिन यहाँ पर NaNO3 के साथ CH4 आ गया, कोवैलेंट हो गया, अब रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक ना? यही रीजन क्या होता है बेटा, फास्फोरस और सोडियम में होता है। सोडियम पोटेशियम चूंकि मेटल हैं, आयनिक नेचर के होते हैं, आयंस बनाते हैं, इसलिए वाटर चूंकि पोलर है, वाटर पोलर कैसे होता है? जैसे H2O लिखोगे तो क्या होगा? H प्लस और OH माइनस माइनस हो जाता है ना। तो चूंकि आयनिक है इसीलिए ये वाटर जो है सोडियम से रिएक्शन भी कर जाता है या सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व भी कर लेता है, रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन इसीलिए अगर हम सोडियम को या पोटेशियम को वाटर में रखेंगे उससे रिएक्शन कर जाएगा। और याद होगा कि रिएक्शन करेगा तो मैं रिएक्शन बताया था, तो क्या बनाता है बोलो? 2Na प्लस 2H2O क्या बना लेगा बेटा? 2NaOH प्लस H2O हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना लेता है। कल भी मैं बताया था कि रिएक्शन क्या होती है? वायलेंटली और विगोरसली होती है और हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इसके से याद होगा कि क्या होता है, आप सोडियम को पानी में फेंक दो, वाटर में फेंक दो तो आग लग जाती है, लोग कहते हैं, कल भी मैं बताया था, याद है ना? क्यों होता है? हाइड्रोजन बर्न कर जाती है। और हाइड्रोजन किस साउंड के साथ बर्न करती है? 10th में दिया है बेटा, हाइड्रोजन बर्न विद पॉप साउंड। पॉप साउंड, फट की आवाज से, है ना? ये एक्सपेरिमेंट आप देखे थे कि नहीं क्लास में? कभी दिखाया गया था किसी को? यस सर। ठीक, ये होंगे आप लोग। तो हाइड्रोजन क्या होता है? बर्न कर जाता है। तो चूंकि दोनों का नेचर सेम है बेटा, इसलिए रिएक्शन हो जाता है। तो सोडियम को हम वाटर में नहीं रख सकते। अगर हम सोडियम को कैरोसिन आयल में रखेंगे तो कैरोसिन आयल जो है चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि वो कोवैलेंट कंपाउंड है, उससे कोई रिएक्शन नहीं होता है और इसलिए वो वहां पर प्रिजर्व रहता है या सुरक्षित रहता है और कोई रिएक्शन नहीं होता है। फास्फोरस क्या है बेटा? वो कोवैलेंट कंपाउंड है, इसलिए उसको वाटर में रखने पर, पोलर मटेरियल में रखने पर कोई रिएक्शन नहीं होता है और इस तरह से फास्फोरस क्या होता है? सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है और वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आता है। क्लियर? यस सर। अब देखो बेटा नॉन मेटल में आ जाओ। तो नॉन मेटल में जितनी भी प्रॉपर्टी आपने मेटल का पढ़ा है, जैसे गुड कंडक्टर, ये क्या होंगे? बैड कंडक्टर होते हैं, है ना? लेकिन नॉन मेटल में याद होगा एक जो है कंडक्टर होता है, कौन सा होता है? कार्बन। कार्बन का एक पूरा कार्बन, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, ठीक? इसी तरह से लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ना? क्यों? क्योंकि इनमें वीक फोर्स ऑफ रिडक्शन होता है, इसलिए क्या हो जाएंगे? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बैड कंडक्टर होंगे, क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है या इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है जो कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को। ये मेलेबिलिटी इनकी क्या होगी? लोएस्ट होती है, यानी नॉन मेलेबल होते हैं। क्यों? रीजन 10th में पढ़े हो कि नहीं बेटा? जैसे हमने कह दिया कि यस रीजन नहीं था। मेन क्या है कि इनका जब फोर्स वीक है, इसी कारण से क्या होगा कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों कैरेक्टर ये लॉस कर जाते हैं, ठीक ना बेटा? जब फोर्स स्ट्रांग है, नहीं है, फोर्स वीक हो गया तो ये दोनों कैरेक्टर वही फोर्स के कारण से क्या कर गया? इनका लॉस कर गया, दोनों कैरेक्टर नहीं होगा। लेकिन एक न्यू कैरेक्टर इनमें होता है, उसको क्या बोलते हो? बोलो। लस्ट्रस। नहीं, लस्ट्रस सर। ब्रिटिलिटी याद है? ब्रिटलनेस या ब्रिटलनेस। ब्रिटिलिटी दैट्स ब्रोकन इनटू पीसेस किसको बोलते हो? यस। ब्रिटिलिटी क्या होती है जानते हो? भंगुर। The property to be in which matter can be broken into small pieces. Broken into a large number of pieces. Okay? यानी सीधा ये किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है कि अगर उसको हम हैमरिंग करते हैं
या उसको हम हिट करते हैं तो वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पीसेज में क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक ना। ब्रेक डाउन होता है। जैसे आप कार्बन को ले लो, कोक है, कोक को अगर आप मान लो हथौड़े से मारोगे, हैमरिंग करोगे तो क्या होता है, छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाता है ना। वो तो ऐसा नहीं है कि एकदम थिन शीट के रूप में चेंज हो जाए। या अदर मटेरियल जैसे ग्लास है, कांच, ग्लास को भी क्या करोगे, अगर पीटोगे तो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा। मिट्टी होती है, सॉइल, सॉइल भी इसी तरह से ब्रेक हो जाती है। वुड है, वुड माने लकड़ी, वुड भी आपका स्मॉल पीसेज में ब्रेक हो जाती है। और इस तरह से क्या होगा कि वो ब्रिटिल नेचर का होता है। तो नॉन मेटल भी क्या होते हैं बेटा, ब्रिटिल नेचर के होते हैं। उनको अगर हम ब्रेक करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ पीसेज में ब्रेक हो जाते हैं, और वो ड्यू टू वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से होता है। अभी आपने किसी ने एक चर्चा किया था लक्सरनेस या जो है सोनोरस, दो और प्रॉपर्टी है, 10th में आपने पढ़ा होगा, है ना। यस तो मेटल क्या होते हैं, लक्सरस होते हैं, पढ़ो ना। यस सर। लक्सरस क्यों होते हैं, ये रीजन जानते हो, व्हाई द मेटल्स आर लक्सरस इन नेचर? शाइनिंग सरफेस। नो सर, नहीं जानता, रीजन नहीं पता सर। तो साइनिंग ऑफ सरफेस इज नॉट लक्सरसनेस, है ना। लेकिन ये क्यों होता है, मेटल में जो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, क्लियर। और उस लाइट को एब्जॉर्ब करके जब ये एनर्जी को इमिट करते हैं तो फिर करस्पॉन्डिंग कलर देते हैं, और वही हमें लक्सर के रूप में ऑब्टेन्ड होता है, क्लियर। मेटेलिक लक्सर इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ, क्लियर। जो मेटेलिक लक्सर होता है बेटा, जो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो विजिबल लाइट को, यानी लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसी कलर की लक्सर हमें ऑब्टेन्ड होती है। अब समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक, इसी तरह से और नॉन मेटल में भी लक्सर होता है। आयोडीन में आपने पढ़ा, आयोडीन। आयोडीन, यस सर, आयोडीन। आयोडीन का लक्सर किस कलर का होता है? ब्लू, ब्लू सफायर शायद। वायलेट होता है। अरे बेटा नाम से ही स्पष्ट है, आयोडीन इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ द वेपर्स ऑफ आयोडीन और द कलर ऑफ आयोडीन इज वायलेट। आयोडस मीन्स वायलेट, क्लियर। आयोडस के आधार पर इसका नाम आयोडीन रखा गया है ना। और जो है इसकी डिस्कवरी कार्टोइस ने किया था, है ना। आगे हम पूरा डिस्कवरी सभी एलिमेंट की आपको बताएंगे बाद में धीरे-धीरे। बट आयोडस मीन्स होता है वायलेट, यानी इसकी जो वेपर होते हैं बेटा, या इसका जो कलर होता है वो वायलेट कलर का होता है, इसी कारण से इसका नाम आयोडीन रखा गया है। इसी तरह से बेटा सोनोरस, सोनोरस क्या है, मेटेलिक साउंड, पढ़ो ना। मेटेलिक साउंड है सोनोरस, यानी मेटल्स क्या करते हैं, जब मेटल आप हिट करते हैं क्या करता है, साउंड क्रिएट करता है ड्यू टू वाइब्रेशन। मेटल के पार्टिकल्स क्या करते हैं बेटा, वाइब्रेट कर जाते हैं। और याद होगा कभी आप बेल लगाओ या कहीं पर मारो तो क्या होता है, हाथ में झंझनाहट टाइप का लगता है, वाइब्रेशन। देखिए वाइब्रेशन होता है, उसी वाइब्रेशन के कारण से क्या होता है, आवाज निकलती है या साउंड क्रिएट होता है, ठीक ना। तो मेटेलिक साउंड को ही क्या बोलते हो बेटा, सोनोरस, है ना। मेटेलिक साउंड इज नोन एज सोनोरस, क्लियर। नाउ सेमी मेटल आर मेटलाइट्स। So what are the semi-metal or metallites? Bolo, anyone? Yes, sir. The element which have both property, have non-metal and metal, is known as metalloids or semi-metals. The elements which have properties of both, that is metal as non-metal well as and are known non-metal. Are known as metalloids or semi-metal or metalloids. Metalloids. Once again, the element
the element which have properties of both Metals and non-metals. Non-metals and non-metals. and non-metal are known as metalloids. Semi-metalloids. Okay. Example beta. Example. Yes. Boron, silicon, Arsenic, antimony, silicon, germanium, etc. Okay. Arsenic, antimony, silicon, germanium, etc. All these are the example of semi-metal or metalloids. Metalloids. So this is about the elements. So this is about the elements. Now कंपाउंड, इसका दूसरा पार्ट क्या था बेटा? कंपाउंड. कंपाउंड में याद होगा बेटा कि जब अभी हमने आपको बताया था प्योर सब्सटेंस में कंपोजिशन कैसा होगा? डेफिनिट होता है. क्लियर? और इसको जो है हमने जो है व्हाट टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, उसके आधार पर क्या एक्सप्लेन किया था? सॉरी, कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में, एलिमेंट और कंपाउंड में. एलिमेंट में हमने क्या देखा बेटा कि वो कैसा होता है? सिंगल टाइप ऑफ atoms are present. टाइप ऑफ एटम से बना होता है. Atoms are present in that. है ना बेटा? तो और कंपाउंड में क्या हो जाएगा? मोर देन 2 or more than different elements. More than one type. More than one. मोर देन 1 या 2 और मोर देन 2 कह सकते हो, है ना? Yes. Yes. हो जाएगा बेटा कि a pure substance formed by More than one. One element. One type of Element. atoms One type of constituent. are known as compound. Okay. Example beta. NaCl, H2O sir. Yes, H2O, water, ammonia, Carbon dioxide. carbon dioxide, sulfur dioxide, Ammonia. चलो एक्सेट्रा ले लो, बहुत सारे हैं, है ना बेटा? तो कंपाउंड में क्या होगा बेटा? मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, यानी एक से अधिक टाइप के एटम का प्रेजेंट होना नेसेसरी है. यानी कंपाउंड की शर्त यही है, कंपाउंड की नेसेसिटी यही है कि दिस शुड कंटेन एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ एटम, है ना बेटा? यानी मिनिमम 2 तरह के एटम का होना नेसेसरी है, अदरवाइज वो कंपाउंड ना होकर के क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा. क्लियर? तो कंपाउंड वो है जिनमें क्या होगा बेटा? जैसे अमोनिया है, अमोनिया में आपने क्या देखा? 1 + 3 4 एटम्स हैं, लेकिन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर? 2. 2 types. 2 types. One is nitrogen, Yes. and other one is Hydrogen. hydrogen. In case of water, one is hydrogen, other one is Oxygen. oxygen. Carbon dioxide, one is carbon, other one is oxygen. Oxygen. Sulfur dioxide, one is sulfur, other one is oxygen. That is same oxygen. अगर और अधिक को ले लें, थोड़ा हम एक दमदार बात आते हैं. हीमोग्लोबिन, ठीक है? हीमोग्लोबिन को Hb से डिनोट करते हैं, और हीमोग्लोबिन का फार्मूला, हीमोग्लोबिन जानते हो क्या होता है? यस सर, ब्लड में Blood को ब्लड and जो ऑक्सीजन को कैरी करता है.
ऑक्सीजन कैरी करता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल Yes, फॉर sir. गिविंग रेड कलर टू आवर ब्लड, है ना। Yes, sir, red लेकिन pigment. आपको हम एक दमदार चीज बताते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। ओके, C3H48116O572N780S सर एक मोबाइल नंबर Fe4। ये हीमोग्लोबिन का फार्मूला होता है बेटा। कार्बन 3032 एटम्स होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के 4816 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन के 572 एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन के 780 एटम्स होते हैं 780, सल्फर के 8 एटम्स होते हैं और आयरन के 4 एटम्स होते हैं। क्लियर। और इस तरह से ये हीमोग्लोबिन का फार्मूला होता है। एंड दिस कैरी मींस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड iron. क्लियर। Iron. इस तरह से बेटा इसमें कौन एटम हो गया, 1 टाइप, 2, 3, 2 3 4 5 5 एंड 6। 6 क्लियर। इस तरह से इसमें क्या हो गया, 6 जो है टाइप ऑफ एटम्स हैं। और अगर देखो बेटा, बच्चों को संभालो, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखोगे तो हम इन सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी काउंट कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स होंगे दे विल कैरी मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम। ओके, या अदर में जैसे सुक्रोज आपने देखा होगा, सुक्रोज का फार्मूला जानते हो आप लोग, C12 सबसे इजी, H22O11 सुक्रोज होता है बेटा। सुक्रोज में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। कार्बन के 12 एटम्स, हाइड्रोजन के 22 एटम्स एंड ऑक्सीजन के 11 एटम्स होते हैं। और इस तरह से होगा। इसी तरह से ग्लूकोज, इसमें बड़ा गर्मी में पीते हैं बच्चे ग्लूकॉन डी, बड़ा एनर्जी ड्रिंक के रूप में। तो C6H12 एंड 6 कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। इस तरह से क्या होगा बेटा कि ये कंपाउंड्स होंगे, तो कंपाउंड मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम से फॉर्म होते हैं। और एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेटा कैसे होंगे, सिंगल टाइप ऑफ एटम से होंगे। क्लियर। कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? किसी को कोई कंफ्यूजन हो? नो सर। नाउ कॉमन मिक्सचर। मिक्सचर हम लोग वहां से छोड़े थे, तो मिक्सचर तो हमने पढ़ लिया था कि व्हाट आर द मिक्सचर। और याद होगा हमने कंपोजिशन के आधार पर एक्सप्लेन किया था। मिक्सचर किसको कहोगे? द मैटर्स व्हिच हैव indefinite composition, Indefinite composition. है ना बेटा? Yes. So, the matters which have indefinite composition of constituent particles, है ना? तो the matters which have indefinite composition of constituent particles are known as mixture। और मिक्सचर में याद होगा हमने आपको एग्जांपल में दिया था कैसे, जैसे शुगर वाटर है, साल्ट और वाटर है। अच्छा, एक चीज और देखो बेटा, कोई जरूरी नहीं कि आप जो दिया है इसमें इसी को कहो, आप सिंपल अपने घर से एग्जांपल ले सकते हो। कैसे? मान लिया कि आपने क्या किया, गेहूं और चावल को मिला दो, वो भी मिक्सचर है ना? मिल्क। आप दाल चावल मिला के खाते हो, वो भी मिक्सचर है। आप चाय पीते हो, टी, कॉफी, ये सब भी क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। टी, कॉफी, ये सभी क्या है बेटा? मिक्सचर है ना? किसी को आप एग्जांपल देते हो, ये सब भी मिक्सचर है। और मिक्सचर्स डिपेंडिंग ऑन देयर यूनिफॉर्मिटी एंड नॉन यूनिफॉर्मिटी, है ना? तो यूनिफॉर्मिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पार्टिकल्स, मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप। याद होगा? Homogeneous, Yes, homogeneous sir. and heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous. Homogeneous. Very good. Homogeneous mixture. And second one is
Heterogeneous. हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमो मींस क्या होगा बेटा? सेम, है ना? लेकिन हमने यूनिफॉर्मिटी के आधार पर कहा, तो हम बहुत इजी पहले इसको एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद और डिटेल आपको बताते हैं। क्या होगा? द मिक्सचर व्हिच हैव यूनिफॉर्म Uniform कंपोजिशन। composition. ओके, क्या होगा बेटा? Homogeneous. द मिक्सचर Ingredients. Which have द मिक्सचर uniform composition. व्हिच हैव Uniform composition यूनिफॉर्म कंपोजिशन is known as homogeneous. throughout mixture are known as homogeneous mixture. ओके, यहाँ एक चीज समझ लो बेटा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ओके, तो होमोजेनस मिक्सचर किसको कहोगे? द मिक्सचर व्हिच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर नोन एज होमोजेनस मिक्सचर। क्लियर? इसमें एक ही चीज समझना है बेटा कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट क्या है। तो थोड़ा हम एक एग्जांपल ले लें, उसके बाद आपको इसी आधार पर बताते हैं। जैसे आपने लिया एग्जांपल शुगर और वाटर का। क्लियर? तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट का मतलब होता है बेटा कि जो भी मिक्सचर में कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, दे विल बी प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन इन ऑल प्लेसेस। ओके, यानी वो इक्वल अमाउंट में हर प्लेस पर प्रेजेंट होंगे, यानी कहीं से भी ले लोगे उस पूरे मिक्सचर को, उनमें कहीं भी उनका रेशियो या उनका कंसंट्रेशन या उनका अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होता है। ये समझा बेटा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब हुआ कि जो भी मटेरियल उसमें मिक्स होंगे उनका रेशियो हर जगह पर क्या होता है? सेम होता है। जैसे एग्जांपल आपको बताएं, आप शुगर और वाटर का मान लो मिक्सचर आपने बनाया, ठीक? तो शुगर और वाटर का जब मिक्सचर बनाते हो तो क्या होगा? आप शरबत उसको कहते हो देसी भाषा में, या हम मिक्सचर कहें केमिस्ट्री के रूप में ही। जब आप उसको पीते हो बेटा, तो चाहे आप ऊपर से लेके पी लो चाहे नीचे से, उसकी स्वीटनेस सेम होती है कि अलग अलग होती है? बताओ। सेम होती है सर। सेम होती है। सेम होती है। सेम होने का मतलब क्या हुआ कि शुगर के पार्टिकल कंप्लीटली मिक्स है और हर जगह पर इक्वल अमाउंट में है। इक्वल है कि नहीं? अगर हर जगह इक्वल नहीं होता बेटा, अगर हर जगह Yes, इक्वल नहीं sir. होता तो कहीं कम मीठा लगता, कहीं लेस स्वीटर होता, कहीं मोर स्वीटर, या कहीं कम मीठा होता, कहीं ज्यादा मीठा होता। है कि नहीं बेटा? होता। यस सर। तो इस तरह से क्या हुआ कि होमोजेनस मिक्सचर तभी कहोगे जब दोनों ही कंपोनेंट या तीनों ही कंपोनेंट या जितने भी कंपोनेंट हैं वो सभी इक्वल प्रोपोर्शन में हर जगह इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो, इक्वल उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसे हम होमोजेनिटी या यूनिफॉर्म कंपोजिशन। या जैसे मान लो कि आप नींबू पानी पीते हो, मान लो तो आपने नींबू डाल दिया और पानी ग्लास में मिक्स किया, तब भी क्या होता है? जो उसका सावरनेस है, जो खट्टा उसकापन है, नींबू का जो टेस्ट है, वो हर जगह पानी में सेम आता है कि नहीं आता है? सेम आएगा। सेम है। यस सर, आता है। इसी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। थ्रू आउट। क्या जैसे आगे ले लो, एल्कोहल और वाटर ले लो, वाटर। साल्ट और वाटर ले लो, वाटर। ये सभी क्या हो जाएंगे? यूनिफॉर्म होमोजेनस मिक्सचर होंगे। कंपोजिशन। होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक ना? तो होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है बेटा कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। आया? अब इसमें एक चीज और Yes, आप जान sir. लो, एक और इसका जो विशेष कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, वो क्या है बेटा? इन द होमोजेनस मिक्सचर वी कैन सी ओनली वन फिजिकल स्टेट। क्लियर? इसमें चाहे जितने कंपोनेंट हो बेटा, हमको केवल सिंगल फिजिकल स्टेट दिखता है, और वो किसकी फिजिकल स्टेट होती है?
सॉल्वेंट की। आगे हम डिटेल आपको बताएंगे सॉल्वेंट क्या होता है, बट अभी आप जान लो कि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही हमें क्या होगी, दिखती है। अदर जो मटेरियल मिलाए हो, अदर जो मटेरियल मिक्स हैं, उनकी फिजिकल स्टेट हमें ऑब्जर्व नहीं होती है या हमें नहीं दिखती है, या उसको हम नेकेड आई के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया बेटा? जैसे शुगर और वाटर का आपने सोल्यूशन बनाया बेटा, बना लिए, तो आपको क्या दिखता है, वाटर दिखता है कि शुगर, या दोनों? वाटर दिखता है। वाटर केवल दिखेगा, वाटर दिखते हैं। वाटर। इसी तरह से मान लो कि आपने चाय बनाया, मान लो कि दिमाग में ये आ सकता है कि हमने सभी में वाटर लिया है, तो आपके दिमाग में वाटर ही आ जाए। दूसरे भी एग्जाम्पल अगर ले लोगे, कि जैसे मान लो कि दूसरा एग्जाम्पल इसलिए है कि दूसरा एग्जाम्पल आप देखे नहीं हो, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखे नहीं हो, लेने को तो हम ले सकते हैं। जैसे आपने एथेनॉल ले लिया और मेथेनॉल ले लिया, दोनों वाटर नहीं है, है कि नहीं? एल्कोहल पढ़े हो ना आप लोग? यस सर। तो आपने मेथेनॉल और एथेनॉल ले लिया, तो उसमें केवल एक ही दिखेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, दोनों लिक्विड है, आपको दिक्कत आएगी। लेकिन एथेनॉल में मान लो ग्लूकोज आपने डिजॉल्व कर दिया, है कि नहीं? तब तो वहां पर चेंज होगा कि नहीं होगा? ऑर्गेनिक वो भी है, डिजॉल्व हो जाएगा। या मान लो बेंजोइक एसिड है, आपने डिजॉल्व कर लिया, वो तो सॉलिड है, बेंजोइक एसिड सॉलिड होता है बेटा, ठीक ना? तो वहां पर सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करोगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ईथर, एल्कोहल वगैरह में, बेंजीन में, तो वो क्या हो जाएंगे कि वहां पर भी वो आपको दिखेगा नहीं, केवल लिक्विड स्टेट उसकी दिखेगी। तो यानी इसमें एक चीज क्या होता है बेटा, कि जो हमारा सॉल्वेंट है वही दिखता है, अदर नहीं दिखता है। थोड़ा हम लिक्विड से सॉलिड में चलें, क्योंकि आप सोचोगे कि इसमें लिक्विड ही होता है, ऐसा दिमाग में आपके ना चला जाए। तो याद होगा आपने एलाय पढ़ा है, एलाय पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस सर। पढ़े हैं सर। एलाय में केवल क्या दिखता है, एक ही स्टेट दिखती है, सॉलिड, याद है ना? सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट। तो इस तरह से क्या होगा, अमलगम है, अमलगम में केवल सॉलिड की फिजिकल स्टेट दिखती है ना? अमलगम जानते हो क्या होता है बेटा? यस सर, मरकरी का एलॉय होता है। मरकरी का किसी मेटल के साथ एलॉय अमलगम कहलाता है। वेरी गुड, वेल डन। मरकरी का alloy। हाँ, अब इसी में थोड़ा हम और डिटेल चले, तो इस तरह से कोई दिक्कत हो आ जाएगा, आ जाएगा ना बेटा? कोई कंफ्यूजन हो बोलो? नो सर। अब इसमें देखो बेटा, होमोजेनस मिक्सचर्स आर आल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूशन, याद है? होमोजेनस मिक्सचर को ही क्या कहते हो, सॉल्यूशन कहते हो, याद है? सॉल्यूशन को क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को क्या कह सकते हो कि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। हो जाएगा ना? क्या होगा? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ More than two types of solution, yes, sir. two or more substance. Two or more than two or two or more substances are known as solution. क्लियर? तो जो आपने एग्जाम्पल में बेटा जो होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल पढ़ा है वही किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? सॉल्यूशन के भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है? सेम एग्जाम्पल होगा, समझ में आ रहा है बेटा? तो इसको दूसरे रूप में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? एक तो ये हो गया कि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दूसरा इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? जो आपने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है कि द मिक्सचर व्हिच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यहाँ मिक्सचर वर्ड हटाओगे क्या होगा कि जो है द सब्सटेंसेस या द मटेरियल्स व्हिच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट या द मिक्सचर व्हिच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज नोन एज सॉल्यूशन। यानी सेम डेफिनेशन, क्योंकि
क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर ही सोल्यूशन है बेटा, तो जो होमोजेनस में आपने एक्सप्लेन किया है वो एक्सप्लेनेशन आप सोल्यूशन में भी दे सकते हो, समझा? यस सर। उसी एक्सप्लेनेशन को इसके लिए भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, दोनों को ये लेके सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस आर नोन एज सॉल्यूशन, या द मिक्सचर which have uniform composition throughout are known as solution. Clear? Solution में जो है, solution को अगर हम बेटा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, 12 में आप डिटेल पढ़ोगे, अभी थोड़ा सा हम और इसके बारे में बता दें। नंबर ऑफ कंपोनेंट, ओके, नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। वंस अगेन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, लाइक बाइनरी सॉल्यूशन, देन टर्सरी सॉल्यूशन, quaternary solution, like this, pentanary solution etc. ओके, यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, उसमें कितने टाइप के मटेरियल प्रेजेंट हैं, ठीक ना? नंबर ऑफ कंपोनेंट मींस कि हाउ मेनी टाइप ऑफ मटेरियल आर प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर are known as components. Okay, so binary, by means 2, so binary solution means the solution which are formed by 2 components. ऐसा solution जो किसने से बना हो, 2 components, जैसे ये सभी जाएंगे, शुगर वाटर है, एल्कोहल वाटर है, साल्ट वाटर है, ये सभी क्या हो जाएंगे बेटा, बाइनरी हो जाएंगे। ये पॉइंट समझ में आया बेटा? हेलो हेलो, समझ आ रहा है बेटा? यस सर। बाइनरी सॉल्यूशन। टर्सरी, टर्सरी मींस क्या हो जाएगा, 3 कंपोनेंट, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट। तो जैसे मान लो कि शुगर वाटर है बेटा, इसमें आपने क्या मिला दिया, नींबू, लाइम मिला दिया, लाइम मिला दिया तो क्या हो गया, 3 हो गए, टर्सरी हो गया। और क्वार्टरनरी मींस 4 कंपोनेंट, तो 4 में क्या हुआ, आप इसमें थोड़ा रूह अफ़ज़ा मिला दो, 4 हो। पेंटनरी मींस 5 कंपोनेंट, 5 में क्या होगा, बेटा 5 में क्या होगा, जिसमें 5 कंपोनेंट हो। तो 5 कंपोनेंट के लिए क्या हुआ कि आपने जैसे कोई उसमें प्रोटीन या विटामिन या किसी चीज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जैसे ग्लूकोज आपने ऐड कर दिया, है कि नहीं, आपने ग्लूकोज भी ऐड कर दिया तो 5 कंपोनेंट हो गया। क्लियर? यानी बाइनरी मींस जिसमें 2 कंपोनेंट हो, टर्सरी मींस जिसमें 3 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट्स हो, क्वार्टरनरी 4 कंपोनेंट हो, पेंटनरी 5 कंपोनेंट हो। बट इतना आप जान लो बेटा, बट आप ये जान लो कि ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर, एंड वी विल स्टडी in the higher classes, that is in 12th and in other classes, about the binary solution only. और बाइनरी सॉल्यूशन में केवल 2 कंपोनेंट्स होते हैं, और इन 2 कंपोनेंट में बाइनरी सॉल्यूशन में एक को क्या बोलते हो बेटा, सॉल्यूट, और दूसरे को सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। क्लियर? यस सर। अब बेटा टाइम कम हो गया, आज फिजिक्स वाले सर नहीं आए थे, इसलिए मैंने फिजिक्स वाला भी कंटिन्यू कर दिया है, ठीक ना? और नेक्स्ट आप इतना पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछते रहिएगा। ये ग्रुप में देखोगे बेटा तो मेरा फोन नंबर भी है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे फोन से भी बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी तो, ठीक ना? और बस इसके बाद जो है आप पढ़ो, और इसके बाद तुरंत
मैथ की लिंक जाएगी। सर सर बोलो बेटा। सर सर जो नोट्स है वो हम लोग खुद से बनाएंगे या आप खुद देंगे नोट्स नोट्स? बेटा आपके बनाने के लिए मैं इतना लिख दे रहा हूँ कि आप आसानी से बना सकते हो, ठीक ना। इसके अलावा भी अरुण सर नोट्स भेजेंगे ग्रुप में आपके, ठीक ना। अरुण सर नोट्स भेजेंगे भी, लेकिन फिर भी आप चाहो तो नोट्स इससे भी बना सकते हो, सर से भी देख लेना और सर बना के नोट्स भेजेंगे, और यहाँ से भी आप बना सकते हो। इसलिए मैं ज्यादातर पॉइंट लिख दे रहा हूँ, डेफिनेशन भी मैं लिख रहा हूँ कि आपको आसानी हो। प्लस इसके बाद आप बाद में भी ऑनलाइन के आप वीडियो आप यूट्यूब में भी डीबी ऑनलाइन एक स्कूल का फोटो लगा हुआ है ऊपर उसके प्रोफाइल फोटो के रूप में, तो आप बाद में भी वीडियो देख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश जो भी चलेगा, ठीक ना। ये दोनों आपके साथ है, आप डायरेक्ट भी इंटरेक्ट रहोगे, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आपको मैं ज्यादा इन्वॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग जब खुद भी बताओगे पढ़ोगे तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और मुझे लगता है कि पढ़ने में उससे मजा भी आता है और बढ़िया रहता है कि नहीं? यस सर। तो थोड़ा आप लोग भी इन्वॉल्व रहोगे ना तो लगेगा कि आप भी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, और ये ज्यादा इफेक्टिव होता है जब दोनों लोग इन्वॉल्व हो और पढ़ते भी रहो, आप पूछते रहो। कोई प्रॉब्लम होती है तो फोन नंबर आपके ग्रुप में मेरा है, डायरेक्ट आप उससे बात कर सकते हो कभी भी। अरुण सर बेटा नोट्स भेजेंगे आपके ग्रुप में, नोट्स वहां से बना सकते हो। इसमें भी मैं मोस्टली लिख दे रहा हूँ, यहाँ से भी आप बना सकते हो, आप कहीं से भी बनाओ, कुल मिला के पढ़ने से मतलब है आप अच्छा करो। सब लोगों का ओवरऑल गोल या जो है मोटिव तो यही है कि आप अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से आपको चीजें समझ में आए और आसानी से आप किसी चीज को समझ सको, यही सबका मेन मोटिव है। तो पढ़ो बेटा, अगर कोई दिक्कत होती है बताना, इसके बाद तुरंत मैथ की लिंक जाएगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.